हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नवंबर महीने की वीकली करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में कवर करेंगे नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह की सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स। आप सभी को पता है कि इस दृष्टि आईक्यू चैनल पर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की जो वीडियोज होती हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही सब वीडियो के अंदर पूरे हफ्ते की जो सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स होती हैं उनको हम लोग रिवाइज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 15 से लेकर 21 नवंबर के बीच की 50 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी, जिनको आप अक्सर शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम सुनेंगे पीसी मोदी, तो ये पहले सीबीडीटी के चेयरमैन थे और उससे पहले इन्होंने और भी कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यभार संभाला था। लेकिन अब इनको भारत की संसद का जो ऊपरी सदन है यानी कि अपर हाउस राज्यसभा, इसका नया महासचिव बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रमोद चंद्र मोदी से पहले राज्यसभा के महासचिव थे पीपी के रामाचार्युलू, लेकिन इनकी जगह पर अब राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। 15 नवंबर 2021 को इनमें से किस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 15 नवंबर 2021 को इस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी कि 21 साल पहले इस राज्य की स्थापना हुई होगी। तो ये कौन सा राज्य है जिसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में हुई थी? ये राज्य है झारखंड। दोस्तों, भारत का जो झारखंड राज्य है ये बिहार राज्य से अलग होकर भारत का 28वां राज्य बना था 15 नवंबर सन 2000 को। तो अभी 15 नवंबर 2021 को इसने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है। 15 नवंबर को ही और खास चीज आपको बता दूं कि 15 नवंबर को ही इस साल से जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि जो बिरसा मुंडा आदिवासी नेता थे उनकी जयंती को भारत सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो हालांकि इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी, तो अभी के लिए इतना आपको याद रखना है। हाल ही में 15 और 16 नवंबर को एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है जिसका नाम है सिटमेक्स 21। तो आपको बताना है कि इसका आयोजन कौन से स्थान पर किया गया। तो सबसे पहली बात आपको इसके बारे में याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आप इसके नाम में ही समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिटमेक्स। यहाँ पर एस का मतलब है सिंगापुर, आई का मतलब है इंडिया और टी का मतलब है थाईलैंड। तो ये सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, इन तीनों कंट्रीज का एक नेवल एक्सरसाइज है। तो इसमें तीनों कंट्रीज की जो नेवी हैं वो हिस्सा लेती हैं। ये जो त्रिपक्षीय अभ्यास है ये साल 2019 में शुरू हुआ था, यानी कि 2019 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। उस वक्त इसको मेजबान बनाया गया था भारत को, यानी कि इसकी मेजबानी की थी भारत ने। फिर उसके बाद 2020 में इसका सेकेंड एडिशन हुआ, उसकी मेजबानी की थी सिंगापुर ने, और अभी जो तीसरा संस्करण इस साल हुआ है 15 और 16 नवंबर को, इसकी मेजबानी दी गई थी थाईलैंड को। तो थाईलैंड की मेजबानी में इस बार ये जो अभ्यास हुआ है इसका आयोजन किया गया था अंडमान सागर में। आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। सो इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, आंसर अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत का जो नौसैनिक जहाज गया था उसका नाम था INS करमुक। अब कुछ एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। INS करमुक जो भारत का नौसेना जहाज है इसने इसमें हिस्सा लिया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये भारत की एक काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है। ये भारत के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए काम करता है। तो NCB, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं सत्य नारायण प्रधान। आपने अक्सर इनका नाम SN प्रधान सुना होगा, क्योंकि SN प्रधान काफी लंबे समय तक NDRF के महानिदेशक थे, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो अब इनको NDRF की जगह NCB का नया महानिदेशक बना दिया गया है। और NDRF के कौन बने हैं, तो अब NDRF के बन गए हैं अतुल करवाल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में लिखा भी हुआ है। तो अतुल करवाल जो हैं ये NDRF के नए महानिदेशक बने हैं, और सत्यनारायण प्रधान यानी कि SN प्रधान जो हैं इनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको ये दो अपॉइंटमेंट्स ध्यान रखनी है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MP लैड्स के तहत प्रति सांसद कितनी धनराशि दी जाती है। तो अगर आपको इस योजना के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि जिसको MP लैड्स योजना के नाम से हम लोग जानते हैं,
इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। यानी कि जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, यानी कि चाहे वो राज्यसभा हो सदस्य हो, चाहे फिर लोकसभा के सदस्य हो, उन सभी को बोला जाता है एमपी यानी कि सांसद। तो इस योजना के तहत क्या होता है, जितने भी सांसद हैं उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर वहाँ के लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यानी कि जो प्रत्येक सांसद होता है वो जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से आता है वहाँ के लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए एक साल के अंदर दिए जाते हैं हर एक सांसद को। लेकिन जैसा कि आपको पता है 2020 में जब भारत के अंदर कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया था तो देश में पैसों की जरूरत थी। ऐसे में ये जो एमपी लेट्स योजना है इसको 2 वित्त वर्ष के लिए रोक दिया गया था, यानी कि जो पिछला वित्त वर्ष था और अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है दोनों के लिए। लेकिन अब क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो अब इस योजना को बहाल कर दिया गया है, यानी कि अब इस योजना को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। और क्योंकि अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है 2021-22 इसमें अब कुछ ही महीने शेष हैं, तो इन शेष महीनों के लिए हर एक सांसद को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वैसे तो एक साल में 5 करोड़ मिलते हैं, लेकिन क्योंकि अब कुछ ही महीने बचे हैं तो इस वित्त वर्ष के लिए 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिर अगले वित्त वर्ष से प्रॉपर 5 करोड़ रुपए हर एक सांसद को दिए जाएंगे। तो क्योंकि ये योजना हाल ही में चर्चा में थी इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि एमपी लेट्स के तहत प्रति सांसद कितनी धनराशि दी जाती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो अब अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लाल सलाम एक उपन्यास नामक अपना पहला उपन्यास लिखा है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से कोई एक ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखा है और इस नॉवेल का नाम है लाल सलाम एक उपन्यास। तो ये कौन है, ये है भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। तो भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में अपना पहला नॉवेल लिखा है जिसका नाम है लाल सलाम एक उपन्यास। साल 2010 में छत्तीसगढ़ के डोंकेवाड़ा में जो माओवादी हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे, उसी पर यह किताब लिखी गई है लाल सलाम एक उपन्यास। इसकी राइटर है स्मृति ईरानी। अब यहाँ पर एक और बुक है जिसके बारे में आपको बताना है, द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात हो रही है। तो ये कौन थे, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इनको शॉर्ट फॉर्म में आपने अक्सर सुना होगा वीपी सिंह। तो वीपी सिंह जो हैं ये उत्तर प्रदेश से थे और ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। तो इन्हीं के ऊपर एक किताब लिखी गई है द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। तो इस किताब के लेखक हैं देवाशीष मुखर्जी। देवाशीष मुखर्जी भारत के एक मशहूर पत्रकार हैं। तो इन्होंने ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के ऊपर किताब लिखी है द डिसरप्टर। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद यानी कि सदर्न जोनल काउंसिल की 29वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है। तो भारत में क्षेत्रीय स्तर पर आपसी विवादों को सुलझाने के लिए और भी कई सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देश के अंदर टोटल 5 जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। तो इन्हीं में से एक है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। हाल ही में इसकी 29वीं बैठक आयोजित की गई है। और क्योंकि इस बार दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जो है इसकी मेजबानी मिली है आंध्र प्रदेश को, तो आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। एक चीज और आपको बता दूं कि जितने भी भारत के अंदर ये जो 5 जोनल काउंसिल हैं इन सभी के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, जो कि अभी के समय है भारत के गृह मंत्री अमित शाह। 14 से लेकर 27 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया है। तो हर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो होता है ये एक ही स्थान पर लगता है और वो है नई दिल्ली का प्रगति मैदान। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। देखिए इस बार के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में कुछ खास बातें आपको याद रखनी है जो कि अक्सर मैंने देखा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि ये इसका 40वां संस्करण था, लेकिन ये आपको वैसे भी ध्यान रखना है। तो इस बार जो 40वां संस्करण था ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से लेकर के 27 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था अगर आपसे पूछें तो याद रखिए इसका उद्घाटन किया था भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। फिर इसके बाद ये 2 चीजें पूछी जाती हैं, पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट। तो इस बार का जो भागीदार राज्य था ये था बिहार और फोकस स्टेट इस बार 2 राज्यों को बनाया गया था, एक तो यूपी और दूसरा झारखंड। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके अलावा हर बार इसकी एक थीम भी रखी जाती है। इस बार के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम थी सेल्फ रिलायंट इंडिया, द विजन ऑफ न्यू इंडिया।
यानी कि आत्मनिर्भर भारत, विजन नए भारत का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी इवेंट के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को अगर आप पढ़ लेंगे तो किसी भी तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगला सवाल अभी देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज पर 1 सप्ताह तक चलने वाला जागरूकता अभियान शुरू किया था? तो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है ये हाल ही में भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। भारत के इस समय आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये जो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज था इसमें भारत के टोटल 246 शहरों ने हिस्सा लिया। इस अवेयरनेस कैंपेन का मेन मकसद था कि भारत के शहरों को सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, क्योंकि आपको बताया सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई करते हुए कई बार जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है ये भारत के टोटल 246 शहरों में शुरू किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 14 से लेकर 18 नवंबर तक दुबई शहर में किस एयरपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुबई आप जानते हैं यूएई के अंदर है और यहाँ पर हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित किया गया था। दुबई के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहीं पर यह एयर शो आयोजित किया गया था और इसमें दुनिया भर के 160 से भी ज़्यादा विमानों को प्रदर्शित किया गया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए भारतीय वायुसेना को भी इन्वाइट किया गया था और इसमें इंडियन एयरफोर्स की सारंग और जो सूर्य किरण एरोबेटिक्स की टीमें हैं इन दोनों ने हिस्सा लिया था। साथ ही इस एयर शो में भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो आपको याद रखना है कि एयर शो जो है ये यूएई के दुबई शहर में अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। मन्नू भंडारी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी। तो मन्नू भंडारी जो कि भारत की एक मशहूर लेखिका थी ये हिंदी भाषा में लिखती थी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 से लेकर 27 नवंबर तक हुनर हाट के 33वें संस्करण का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया है? तो हुनर हाट कार्यक्रम आप इसके बारे में जानते होंगे, पिछली वीडियोस में मैंने आपको कई बार बताया है। ये भारत में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करता है भारत का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। तो इस समय भारत के जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने ही 33वें संस्करण का उद्घाटन किया था नई दिल्ली के अंदर। तो 33वां हुनर हाट कार्यक्रम जो है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। इससे पहले जो 32वां संस्करण था उसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए योगासन को एक खेल के रूप में विकसित कर रही है। तो इसी के लिए हाल ही में पहली बार राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो ये कहां पर हुई? इसका आयोजन किया गया ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ही इस साल जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है वो यहीं पर किया गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा। तो साल 2022 में विश्व स्तर पर पहली बार योगासन चैंपियनशिप होगी। आपको बताना है कि इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका मेजबान भारत ही होगा। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप जो है ये नेशनल लेवल पर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। तो इसके उद्घाटन के दौरान ही जो भारत के नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन हैं उन्होंने इसी की घोषणा की थी कि भारत पहली बार 2022 में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इस तरीके से आपको इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखना है। नवंबर 2021 में भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर पेंगुइन्स आपने देखा होगा, पेंगुइन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका जो है ये हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रहा है, क्योंकि बर्फ के नीचे सालों तक कोई भी चीज़ वैसे के वैसे बनी रह सकती है। तो दुनिया के कई सारे देशों की तरह भारत भी अंटार्कटिका पर अपना शोध अभियान चलाता है और साल 1981 में भारत ने अंटार्कटिका पर अपना पहला अभियान शुरू किया था।
और उसी के बाद साल 1983 में भारत ने अपना पहला बेस भी बना लिया था अंटार्कटिका पर, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। तो जब भी भारत को अपना कोई अभियान चलाता था तो वहां पर वैज्ञानिक पहुंच जाते थे दक्षिण गंगोत्री स्टेशन पर और फिर वहां से पूरे अपने कार्यक्रम को आयोजित करते थे। हालांकि आज के समय भारत का ये जो दक्षिण गंगोत्री बेस है ये एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके बाद के वर्षों में भारत ने 2 और बेस बनाए थे जो कि आज के समय चालू हैं। एक तो है मैत्री और दूसरा है भारती। तो आज के समय भारत के अंटार्कटिका में 2 ही बेस एक्टिव हैं, एक तो मैत्री और दूसरा भारती। तो समय समय पर भारत अंटार्कटिका पर अपना वैज्ञानिक अभियान भेजता है और हाल ही में 41वां वैज्ञानिक अभियान भारत ने भेजा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 15 से लेकर 19 नवंबर तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो भारत के जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ये हाल ही में 15 से लेकर 19 नवंबर तक इजराइल की यात्रा पर गए हुए थे और ये इनकी इजराइल की पहली यात्रा थी। तो इस दौरान दोनों देशों के बीच में किस तरीके से आपसी रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाया जा सकता है उस पर विचार विमर्श किया गया। इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। हाल ही में किस लेखक ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी इसके लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो कई बार डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जेसीबी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर तो आप समझ ही पा रहे होंगे ये एक लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2021 का जो जेसीबी पुरस्कार है ये दिल्ली ए सोलिलोकी नाम की पुस्तक को दिया गया है, जिसको लिखा है एम मुकुंदन ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ध्यान रखना है कि एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है। ये जो जेसीबी प्राइज होता है इसमें 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। साल 2018 में ये पहली बार शुरू हुआ था और 2018 में ये पहली बार दिया गया था बेन्यामिन को, जैस्मिन डेस के लिए, लेकिन इस बार दिया गया है एम मुकुंदन को। प्रसिद्ध इतिहासकार बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का हाल ही में निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि इनको कौन से साल में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे जो हैं ये भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को उजागर करने में इनके योगदान के लिए इनको जाना जाता है। तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे जो हैं इनको साल 2019 में वर्ष 2019 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। 16 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बनाया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये उत्तर प्रदेश के जिन 2 जिलों को जोड़ता है इनमें से एक तो है लखनऊ जो कि यहाँ की राजधानी है और दूसरा है गाजीपुर, यानी कि लखनऊ से लेकर के बिहार बॉर्डर तक जाता है गाजीपुर जिले में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर और ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाया गया है। हालांकि फ्यूचर में इसको 8 लेन का भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में काफ़ी सारा स्पेस है, तो भविष्य में इसको 8 लेन का भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो लागत आई है ये है 22,494 करोड़ रुपए। तो आप इसको रफली बोल सकते हैं 22,500 करोड़ रुपए। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के ऊपर सुल्तानपुर जिले में 3.2 किलोमीटर लंबाई की एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां पर आपातकाल के दौरान एयरक्राफ्ट्स को लैंड और टेक ऑफ करवाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बनाया गया है। और वैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस दिन इसका उद्घाटन किया था तो उन्होंने सुल्तानपुर जिले से ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। तो अगर आप स्पेशली उत्तर प्रदेश के किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी एक चीज़ और आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ही साल 2018 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका 7वां संस्करण कौन से शहर के अंदर आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो होता है इसमें दुनिया भर की जो विज्ञान पर आधारित फिल्में होती हैं वो दिखाई जाती हैं। तो इसका जो 7वां संस्करण है ये 10 से लेकर के 13 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस बार इसकी थीम रखी गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये जो महोत्सव होने वाला है ये आयोजित किया जाएगा गोवा की राजधानी पणजी में।
सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, हाल ही में किसकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। तो 15 नवंबर 2021 को किसकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो कि भारत के एक ट्राइबल नेता थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे ट्राइबल मूवमेंट्स को लीड किया था। तो इनको भारत की ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा भगवान माना जाता है और इसीलिए भारत सरकार ने इनकी जयंती को अब से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो इसी साल 15 नवंबर 2021 को जब इनकी 146th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसी दिन से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। तो इस साल 15 नवंबर 2021 को इनकी 146वीं जयंती मनाई गई है। तो इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम भी देश भर में आयोजित किए गए। जनजातीय समुदायों के लिए कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर निर्मित बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो बिरसा मुंडा के ऊपर एक संग्रहालय बनाया गया है, कहाँ पर, यह आपको बताना है। तो यह म्यूजियम बनाया गया है झारखंड की राजधानी रांची में, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में यहाँ का जो जेल परिसर है, यहीं पर बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो भारत के महान फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा के बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, इनके योगदान के बारे में बताने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है झारखंड की राजधानी रांची में। तो इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि इन्होंने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। अब अगला सवाल देखते हैं। 15 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित किए गए जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित किया है। अब इस क्वेश्चन से आपको एक बात नोट करनी है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं, ये 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के भोपाल की यात्रा पर गए थे और यहीं से इन्होंने जनजातीय समुदाय के लिए कई सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो यहीं पर जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की औपचारिक रूप से शुरुआत की है, क्योंकि इसी साल आपको पता है यह दिवस पहली बार मनाया गया है। 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है, इसी को पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहा जाता था। तो अब इसका पहली चीज तो नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहले इसलिए था क्योंकि ये जो स्टेशन है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो हबीबगंज शहर है, यहीं पर स्थित है। तो अभी हाल ही में इसका पुनर्विकास किया गया है और अब इसका नाम कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को इसका उद्घाटन किया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश। और एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बनाया गया है, इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया गया है और ये पीपीपी मॉडल पर बनाया गया भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। अब ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। तो राशन आपके ग्राम योजना क्या है? ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश के लिए। एक्चुअल में मध्य प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके लिए शुरू की गई है। तो जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे गांव जहां पर उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं, वहां पर राशन आपके ग्राम योजना के जरिए उन गांव में एक स्पेशल वाहन के जरिए राशन पहुंचाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में राशन वितरण की समस्या का समाधान करने के लिए राशन आपके ग्राम योजना शुरू की गई है। अब अगला सवाल देखते हैं। 15 नवंबर को किसने मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन की शुरुआत की है। तो सिकल सेल जो रोग होता है, ये मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय क्षेत्रों में एक काफी गंभीर समस्या है। ये खासकर महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करता है। तो मध्य प्रदेश से सिकल सेल रोग को समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसको हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्या होते हैं? इनको भारत के जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है ताकि जो जनजातीय विद्यार्थी हैं वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए जो योजना है, इसको चलाया जाता है भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा और अभी तक देश के कई सारे शहरों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा चुके हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जब पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश की यात्रा पर गए थे, तो वहीं से इन्होंने
50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को खोलने के लिए आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय देश भर में खोले जाएंगे। तो बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम हाल ही में आयोजित किए गए थे। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है विश्व पर्यटन संगठन, इसने हाल ही में एक पहल शुरू की है जिसका नाम है बेस्ट टूरिज्म विलेजेस। तो इस पहल के जरिए दुनिया भर में जो सबसे बेस्ट पर्यटन गांव हैं उनका चयन किया जाएगा और उनमें ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पहल इसी साल पहली बार शुरू की गई है और इसके तहत दुनिया भर के जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव हैं उनका चयन किया जाएगा। तो इसमें भारत की तरफ से जो बेस्ट टूरिज्म विलेज है ये है तेलंगाना का पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो विलेज है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। वैसे तो भारत के 3 गांव जो है नामित किए गए थे और ये तीनों ही मैंने ऑप्शंस में लिख दिए हैं। एक तो मेघालय का कोंगथोंग, फिर उसके बाद तेलंगाना का पोचमपल्ली और तीसरा था मध्य प्रदेश का लदपुरा खास। लेकिन इन तीनों को नामित किया गया था जबकि विजेता कौन सा है? तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर के अंदर भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों भारत का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम बनाया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में और इसका उद्घाटन किया है भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के तंजावुर में ही एक काफी फेमस टेम्पल है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु के तंजावुर में है और यहीं पर हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय बनाया गया है। 2 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कौन से स्थान पर किया गया है? तो भारत की पहली ग्रास कंजर्वेटरी बनाई गई है उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड का जो चमोली जिला है, चमोली जिले में ही है रानीखेत और यहीं पर हाल ही में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर घास की प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। तो ये जो पूरा सेंटर है ये 2 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत किस अन्य देश के साथ में मिलकर साल 2031 में संयुक्त रूप से पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ICC का जो ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ये हर 4 साल में एक बार होता है। आपको पता होगा 2019 में इसका लास्ट एडिशन हुआ था और 2019 में ये इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। उस वक्त जो ये गेम हुए थे उसको इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर जीत लिया था। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। तो इसके बाद अब 4 साल बाद होंगे यानी कि 2023 में। तो 2023 में इसका जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है ये होगा भारत के अंदर। तो हालांकि आपको बता दूं इंडिया इसको अकेले होस्ट करेगा 2023 में, लेकिन इसी तरीके से साल 2031 की भी हाल ही में अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो 2031 में जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा इसको भारत एक और कंट्री के साथ मिलकर होस्ट करेगा। ये कंट्री है बांग्लादेश। तो भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में मिलकर 2021 के ICC वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अभी मैंने आपको बताया कि पिछला एडिशन जो है ये 12वां एडिशन था और इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड और वेल्स में। इसके बाद 4 साल बाद होगा 2023 में, इसको होस्ट करेगा इंडिया। फिर 2027 में होगा जो कि 14वां संस्करण होगा। इसको 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। फिर इसके बाद 2031 में जो 15वां संस्करण होगा इसको भारत बांग्लादेश के साथ में मिलकर होस्ट करेगा। तो आगामी इन सभी टूर्नामेंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैसर ए हिंद तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है? तो कैसर ए हिंद जो तितली होती है इसको हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी कि एंटोनियो गुटेरेस की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन्होंने भारत के अंदर संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने भारत में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है सोम्बी शार्प को। तो ये भारत में अपने कार्यक्रमों को लीड करेंगे। ये अमेरिका के निवासी हैं सोम्बी शार्प। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP27 की मेजबानी करेगा? तो जलवायु परिवर्तन के ऊपर हर साल एक सम्मेलन होता है
जिसको बोलते हैं कोप सम्मेलन। तो 2022 के अंदर जो कोप 27 सम्मेलन होने वाला है ये आयोजित किया जाएगा मिस्र में। ये कहाँ पर होगा ये भी अनाउंस कर दिया गया है, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। शर्म अल शेख जो मिस्र का शहर है यहाँ पर कोप 27 सम्मेलन आयोजित होगा। अभी आपको पता है कुछ ही दिनों पहले कोप 26 सम्मेलन हुआ था जिसका आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। तो इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में कोप 27 सम्मेलन होगा मिस्र के शर्म अल शेख में। और इसके बाद की भी अनाउंस कर दी गई है 2023 में जो कोप 28 सम्मेलन होगा इसका आयोजन किया जाएगा यूएई में। हालांकि यूएई में ये कौन से शहर में होगा ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो 3 आपको लगातार याद रखने हैं, कोप 26 ग्लासगो, कोप 27 शर्म अल शेख मिस्र और इसके बाद कोप 28 यूएई के अंदर। 18 नवंबर को किसने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर पहली बार ग्लोबल इनोवेशन समिट का हाल ही में आयोजन किया गया था और ये वर्चुअली हुआ था। इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण किया था, जो कि पिछले कुछ महीनों में चर्चा में भी थी और मैंने आपको मंथली वीडियोस के अंदर कराया भी था। लेकिन हाल ही में ये एक बार फिर से खबरों में है क्योंकि हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसके लिए बीआरओ को सर्टिफिकेट प्रदान किया है, यानी कि अब दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का रिकॉर्ड बीआरओ के नाम हो गया है। तो आपको ये बताना है कि बीआरओ ने जो सड़क बनाई है ये कौन से दर्रे से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उमलिंगला दर्रा। आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। लद्दाख की राजधानी लेह में जो उमलिंगला दर्रा है इसी दर्रे से होकर गुजरती है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड। और ये जो सड़क है ये 19,024 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, 19,024 फीट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपडेट भी कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड था बोलीविया के नाम पर, लेकिन अब यह रिकॉर्ड हो गया है भारत के बीआरओ के नाम पर। तो बीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमांक के तहत ये 19,024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची रोड बनाई है। इसको प्रोजेक्ट हिमांक के तहत उमलिंगला दर्रे के पास बनाया गया है जो कि लद्दाख की राजधानी लेह में है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में 17 से लेकर 19 नवंबर तक बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन जो हर साल होता है इसका 24वां संस्करण आयोजित किया गया। और जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। हालांकि इस बार ये हाइब्रिड रूप में हुआ है, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर इसका आयोजन किया गया। तो इस बार जो 24वां बेंगलुरु टेक समिट हुआ था इसका उद्घाटन किया था भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस सम्मेलन की थीम भी रखी गई थी जो कि थी ड्राइविंग द नेक्स्ट। ड्राइविंग द नेक्स्ट। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गुरु नानक देव ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और ये सिखों के पहले गुरु थे। तो इनकी हाल ही में 552वीं जयंती 19 नवंबर 2021 को मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो एबी डिविलियर्स जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान रहे हैं। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है? तो ये प्रेषण क्या है? प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस, यानी कि जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के वो लोग जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं जिनको हम लोग प्रवासी भारतीय बोलते हैं, तो वो लोग उन कंट्रीज में अर्न करके जो पैसा भारत में वापस भेजते हैं उस पैसे को बोला जाता है प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। तो इस मामले में अगर पूरी दुनिया के कंट्रीज को रैंक किया जाए तो भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस यानी कि प्रेषण मिलता है। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इस वित्त वर्ष में लगभग 87 बिलियन डॉलर्स भारत को रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है जो कि अमेरिका की राजधानी है। और वर्ल्ड बैंक के इस समय जो प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका के ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है डेविड मैल्पस। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने
भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और उसके समर्थन के लिए कौन से फुटबॉल क्लब के साथ में साझेदारी की है? तो दोस्तों, भारत का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, इसने हाल ही में भारत में फुटबॉल गेम को बढ़ावा देने के लिए एक फुटबॉल क्लब के साथ में साझेदारी की है। बेसिकली भारतीय स्टेट बैंक इस फुटबॉल क्लब का स्पॉन्सर होगा। तो ये कौन सा है? ये है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। तो अब से आप जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की जो जर्सी होती है उसके ऊपर SBI का लोगो भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपको बता दूं, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जो है ये झारखंड का फुटबॉल क्लब है। प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 नवंबर के दिन हर साल मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम रखी गई है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नवंबर महीने के 3rd वीक से जो भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले 15 नवंबर को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। एक तो है सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति में विश्व दिवस, यानी कि जो लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये हर साल फिक्स नहीं होता है, इस बार ये 15 नवंबर के दिन मनाया गया है। इस बार की इसकी थीम रखी गई है एक्ट फॉर लो स्पीड्स, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कम स्पीड पर गाड़ी चलाएं ताकि रोड एक्सीडेंट्स ना हो। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 नवंबर को ही अब से हर साल मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती होती है। फिर इसके बाद 16 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। तो ये दोनों डेज 16 नवंबर को मनाए जाते हैं। फिर इसके बाद 17 नवंबर को मनाया गया है नेशनल एपिलेप्सी डे, यानी कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। फिर इसके बाद 19 नवंबर को मनाया गया विश्व शौचालय दिवस, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे। और इस बार के विश्व शौचालय दिवस की थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। फिर इसके बाद 20 नवंबर को मनाया गया विश्व बाल दिवस। इसके जस्ट 6 दिन पहले भारत में बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, और 20 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। इसकी इस बार थीम है ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि हर एक बच्चे के लिए बेहतर भविष्य। फिर 21 नवंबर को मनाया गया है विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो कि 21 नवंबर के दिन मनाए जाते हैं, वर्ल्ड फिशरीज डे और वर्ल्ड टेलीविजन डे। तो अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का जो पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर है, यानी कि हवा को साफ करने के लिए जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में स्थापित किया गया है। और नोएडा आप जानते हैं ये दिल्ली NCR रीजन के अंदर आता है। तो यहीं पर उत्तर प्रदेश राज्य का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किया था भारत के जो भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 नवंबर के दिन सुई आदर्श गांव का दौरा किया था। आपको बताना है कि जो सुई नाम का आदर्श गांव है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो 17 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आदर्श गांव को विजिट किया था जिसका नाम है सुई आदर्श गांव, और ये कौन से राज्य के अंदर है? ये हरियाणा में है और हरियाणा के भिवानी जिले में ये स्थित है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस स्थान पर 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया? तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो है इसका आयोजन हाल ही में किया गया था झांसी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको पता होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी जयंती हर साल होती है 19 नवंबर को। तो हाल ही में उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के झांसी में। और अगर आपसे पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इसको याद रखना भी काफ़ी आसान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 19 नवंबर को PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 17 से लेकर 19 नवंबर तक राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया था। तो इस पर्व के आखिरी दिन यानी कि 19 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झांसी में विजिट किया था और यहीं पर इन्होंने अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया है। तो अटल एकता पार्क कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। इस अटल एकता पार्क में भारत के अटल बिहारी वाजपेयी की एक स्टैचू भी बनाई गई है जिसके डिजाइनर हैं राम मोहन जी सुतार, जिन्होंने
जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको भी डिजाइन किया था। तो अटल एकता पार्क कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने झांसी में ही एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला भी रखी है, जिसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बनाया जाएगा झांसी में। भारत को किस अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है? यूनेस्को का जो कार्यकारी बोर्ड है इसमें टोटल 58 मेंबर्स होते हैं, जिनको हर 4 साल के लिए एक बार चुना जाता है। तो अभी के लिए क्या है कि भारत को एक बार फिर से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुन लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारत को 2021 से लेकर के 2025 यानी कि 4 सालों के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुन लिया गया है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, यानी कि विश्व विरासत समिति होती है, जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन से स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलेगा। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है इसके लिए भी भारत को 4 सालों के लिए चुन लिया गया है, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में भारत का जो कार्यकाल होगा वो भी 2021 से लेकर 2025 तक के लिए ही होगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भी और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जिसमें टोटल 21 मेंबर होते हैं, इसमें भी भारत को चुन लिया गया है 2021 से लेकर 2025 के लिए। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ी देर में आएंगे, पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि 16 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस शहर के अंदर ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली। देखिए भारत का जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसी के अधीन एक संस्था है जिसका नाम है ट्राइफेड, और ये भारत के जनजातीय समुदाय जो हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग के लिए काम करता है। तो ट्राइफेड ने हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन किया है, और ये जो आदि महोत्सव होता है ये जगह जगह पर समय समय पर आयोजित होता रहता है। इसके अंदर जो भारत के जनजातीय समुदाय हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचा जाता है। तो अभी हाल ही में 16 से लेकर के 30 नवंबर तक यानी कि 15 दिनों तक आदि महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। तो इसका उद्घाटन किया था भारत के जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने। तो इसी महोत्सव के दौरान जो भारत की ओलंपिक पदक विजेता हैं MC मैरी कॉम, इनको ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। भारत की प्रसिद्ध जो मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम, जो कि 6 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं, इनको ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने WTA फाइनल्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो जिस तरीके से आपको पता होगा, पुरुषों का ATP फाइनल्स टूर्नामेंट होता है साल के आखिर में। ये एक टेनिस टूर्नामेंट होता है जो कि हर साल के आखिर में आयोजित किया जाता है। तो ATP फाइनल्स जो कि पुरुषों का टूर्नामेंट होता है, इसको इस बार जीता था अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं। तो उसी तरीके से महिलाओं का जो WTA फाइनल्स खिताब हुआ है, इसको हाल ही में जीता है स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इन दोनों ही टेनिस टूर्नामेंट के विजेताओं के नाम याद रखने हैं। ATP फाइनल्स में विजेता हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, और जो महिलाओं का होता है WTA फाइनल्स, इसमें विजेता हैं स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत के राज्यों की पुलिस को रैंक करने के लिए भारतीय पुलिस फाउंडेशन यानी कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी किया है। तो इसमें भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 में से कुछ रेटिंग प्रदान की है, और उसी के आधार पर यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है। तो इसमें भारत का जो सबसे बेस्ट राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें सबसे अच्छी रेटिंग मिली है आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है ये नंबर 1 पर है, इसको मिली है 8.11 रेटिंग ओवरऑल 10 में। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है तेलंगाना पुलिस, फिर है असम पुलिस, और सबसे आखिर में यानी कि 28वां राज्य जो है ये है बिहार। बिहार पुलिस को रेटिंग मिली है 5.74, जो कि सबसे कम है। हाल ही में भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस यानी कि लेखा दिवस किस दिन मनाया है? तो भारत में पहली बार ऑडिट दिवस मनाया गया है 16 नवंबर को। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
और इस समय भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षण है यानी कि कैग, ये कौन है? इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय तीरंदाज ने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों हाल ही में एशिया लेवल पर जो आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इस टूर्नामेंट के अंदर भारत ने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता है और इसको जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इस टूर्नामेंट के बारे में देख सकते हैं। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 जो है, इसका आयोजन किया गया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो इनमें से भारत को जो 1 गोल्ड मेडल मिला है, इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। इनका नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम। इन्होंने वुमेन्स इंडिविजुअल की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की जो पुरुष क्रिकेट समिति होती है, इसका नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कई सारी कमेटीज होती हैं, उनमें से एक है मेंस क्रिकेट कमेटी। तो इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है भारत के जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली से पहले आईसीसी की जो पुरुष क्रिकेट समिति है, इसके अध्यक्ष थे भारत के ही अनिल कुंबले, लेकिन अब इनकी जगह पर बनाया गया है सौरव गांगुली को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आईसीसी की जो पुरुष क्रिकेट कमेटी है, उसके अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली, जबकि आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्लेटो जो है, ये भारत की ही एक बच्चों के लिए फुटवियर बनाने वाली कंपनी है। इन्होंने हाल ही में राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राहुल द्रविड़ आप जानते हैं इस समय भारत की जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं। तो इन्हीं को प्लेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वर्ष 2021 के लिए टोटल 13 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। आपको यह बताना है कि इसमें एकमात्र भारतीय कौन है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इससे पहले तक भारत के 6 ही खिलाड़ी थे और जो छठे खिलाड़ी थे वो थे सचिन तेंदुलकर, जिनको साल 2019 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली थी। तो क्योंकि साल 2021 के अंदर दुनिया भर के टोटल 13 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, लेकिन इनमें भारत के सिर्फ एक ही हैं, इनका नाम है वीनू मांकड़। तो इस तरीके से वीनू मांकड़ जो हैं, ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इस साल जिन 13 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, उनमें से एक ही भारतीय हैं, वीनू मांकड़। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो नेशनल क्रिकेट अकादमी जो है, इसके नए प्रमुख बन गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। भारत के पूर्व गेंदबाज वीवीएस लक्ष्मण को हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। बार्कलेज बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बन गए हैं? बार्कलेज बैंक जो है, ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन में है। तो इसके जो नए सीईओ बने हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनका नाम है CS वेंकट कृष्णन, और इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लंदन बेस्ड जो बार्कलेज बैंक है, इसके नए सीईओ बने हैं भारतीय मूल के CS वेंकट कृष्णन। हाल ही में ट्विटर के भी जो सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल, वो भी भारतीय मूल के ही हैं। तो याद रखिएगा, ट्विटर का सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित एक संस्था है जिसका नाम है किड्स राइट्स फाउंडेशन। किड्स राइट्स फाउंडेशन ये बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है, और यही संस्था हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान करती है, यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। तो 2019 में आपको याद होगा ग्रेटा थनबर्ग और डिविना मलूम को दिया गया था, और 2020 में बांग्लादेश के सादात रहमान को दिया गया था। लेकिन इस साल 2022 के लिए ये 2 भारतीय बच्चों को मिला है, एक तो विहान अग्रवाल हैं और दूसरे हैं इन्हीं के भाई नव अग्रवाल। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन दोनों भाइयों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको ये पुरस्कार घरेलू कचरे को इकट्ठा करके उसको रिसाइकल करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा। अब मैं आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसी वीडियो पर आधारित होंगे, और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो सवाल यहाँ पर सबसे पहला ये है कि एम मुकुंदन ने अपनी किस पुस्तक के लिए 2021 जेसीबी पुरस्कार जीता है?
और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर जो भी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और साथ ही आपको ये भी बताना है कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा। तो दोस्तों इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नवंबर 2021 के थर्ड वीक से यानी कि 15 से लेकर 21 नवंबर के बीच से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।